हेलो स्टूडेंट्स। आज हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर के कुछ सोर्स बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो सोर्स बेस्ड एमसीक्यूज में जो पैराग्राफ दिया जाता है उसको सोर्स बोला जाता है और उस पैराग्राफ के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस करके दिए गए एमसीक्यूज को आपको अटेम्प्ट करना है। तो चलिए आज के सोर्स को हम पहले रीड आउट करते हैं। However, in the areas conquered, the reaction of the local populations to French rule were mixed. Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. But the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. Increased taxation, censorship, forced conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe all seemed to outweigh the advantages of the administrative changes. तो इस पैराग्राफ में बोला गया है कि जिन एरियाज को नेपोलियन ने कॉन्कर किया था वहाँ के लोकल पॉपुलेशन का जो रिएक्शन था फ्रेंच रूल की तरफ वो मिक्स्ड रिएक्शन था। मिक्स्ड मीन्स कोई कोई लोग फ्रेंच रूल को सपोर्ट करते थे तो कोई कोई लोग फ्रेंच रूल को अपोज भी करते थे। और कुछ कुछ प्लेसेस का नाम दिया है जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और काफी सारे सिटीज जैसे ब्रसेल्स, माइंस, मिलान और वॉर्सो में फ्रेंच आर्मीज को वेलकम किया गया था और उन लोगों को हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी माने जाते थे, मतलब लिबर्टी के कैरियर्स माने जाते थे। लेकिन नेपोलियनिक रूल के जो शुरुआत में लोगों में एंथुजियाज्म दिखाई पड़ रहा था वो बहुत जल्दी ही हॉस्टिलिटी में बदल गई। उसका मतलब है दुश्मनी में बदल गई। पहले पहले लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन बाद में नेपोलियन को अपना दुश्मन मानने लगे और ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस लाए और पॉजिटिव चेंजेस लाए लेकिन पीपल को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया। तो इसीलिए पीपल नेपोलियन को अपोज करने लगे और उसके साथ साथ नेपोलियन ने कुछ कुछ ऐसे मेजर्स लिए जैसे टैक्सेशन इंक्रीज किया, सेंसरशिप इम्प्लीमेंट किया, नेपोलियन के अगेंस्ट कुछ पब्लिश नहीं हो पाता था या फिर ऐसे पब्लिकेशन को रोक दिया जाता था और जबरदस्ती फ्रेंच आर्मीज में ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप से लोगों को रिक्रूट किया जा रहा था जो यूरोप के दूसरी जगहों को कंकर करने के लिए नेपोलियन को जरूरत थी ज्यादा आर्मीज की। इसीलिए लोग बहुत जल्दी ही नेपोलियन के अगेंस्ट हो गए और ये सब कुछ ऐसा सजेस्ट कर रहे थे जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के जो एडवांटेजेस थे वो एडवांटेजेस को ये सारे डिसएडवांटेजेस ने आउटवे कर दिया, मतलब एडवांटेजेस से डिसएडवांटेज ज्यादा बढ़ने लगा। तो अभी हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन ऑफ द एरियाज कॉन्कर्ड बाय नेपोलियन? ऑप्शन ए, दे वर एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट द फ्रेंच रूल। बी, they were highly depressed about the French rule. C, they were initially enthusiastic but afterwards turned against Napoleon. D, they were very much disturbed due to the changes made by Napoleon. तो इसमें से हमको पता है कि नेपोलियनिक रूल की तरफ कॉन्कर्ड एरियाज के लोग मिक्स रिएक्शन दे रहे थे। पहले वो लोग एंथुजियास्टिक थे और उसके बाद वो नेपोलियन के अगेंस्ट टर्न हो गए। तो सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। देन वी गो टू द नेक्स्ट वन। Choose the correct statement. Option A, French armies were harbingers of liberty. Option B, French rule gave the people political freedom. Option C, political freedom was snatched away by French rule. Option D, people were totally in support of French rule. ये पैराग्राफ में हम वापस जाते हैं और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। बहुत सारे प्लेसेस जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और सर्टन सिटीज जैसे ब्रसेल्स, माइंस, मिलान एंड वॉर्सो में फ्रेंच आर्मी को वेलकम किया जाता था हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी कंसिडर करके। बट एक्चुअली हमको समझना है कि वर दे रियली हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी? तो लिबर्टी के हार्बिंगर से लिबर्टी के कैरियर वो रियली थे या नहीं थे? यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि फ्रेंच आर्मीज वर हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, तो उसको हम करेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि लोगों को बाद में पता चला कि लिबर्टी की जगह पे अल्टीमेटली लोगों से पॉलिटिकल फ्रीडम छीन लिया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन भी हम देखते हैं तो वो बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि फ्रेंच रूल ने लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया था।
थर्ड ऑप्शन अगर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम वाज स्नैच्ड अवे बाय फ्रेंच रूल, तो इसके बारे में ये पैराग्राफ में एक इंडिकेशन है कि न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स तो थे लेकिन उसके साथ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी। इसका मतलब है ये जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए। फिर भी हम डी ऑप्शन देख लेते हैं, पीपल वर टोटली इन सपोर्ट ऑफ फ्रेंच रूल, तो ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि ये पैराग्राफ में क्लियर कट लिखा हुआ है कि फ्रेंच रूल की तरफ लोगों का रिएक्शन मिक्स था। तो मतलब कोई सपोर्ट करते थे तो कोई ओपोज भी करते थे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। People in conquered areas went against French rule because option A, French rule was very repressive. Option B, disadvantages were more than advantages. Option C, people came to recognize Napoleon as a tyrannical ruler. Option D, people did not want to be ruled by a foreign power. तो यहाँ पे जो लास्ट सेंटेंस है उसमें बताया हुआ है ये इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप एंड फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन, ये सारे मेजर्स को कॉन्कर्ड एरियाज के पीपल ने डिसएडवांटेजेस के हिसाब से कंसिडर करना स्टार्ट किया और ये डिसएडवांटेजेस ने आउटवे कर दिया एडवांटेजेस को। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज द आंसर, डिसएडवांटेजेस वर मोर देन एडवांटेजेस। ओके, देन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन डी, व्हाट वाज द नेचर ऑफ फ्रेंच रूल इन द कॉन्कर्ड पार्ट्स ऑफ यूरोप? तो यूरोप के कॉन्कर्ड पार्ट्स में फ्रेंच रूल का नेचर क्या था? ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक, ऑप्शन बी सोशलिस्ट, ऑप्शन सी ऑटोक्रेटिक एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। हम जानते हैं कि नेपोलियन एक ऑटोक्रेटिक रूलर थे, तो इसीलिए डेमोक्रेसी, सोशलिज्म कुछ भी यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन में से कुछ भी नहीं आ सकता, जबकि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स, आपको ये सोर्स बेस्ड एमसीक्यूज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।